रात का समय मन्नत अपनी बालकनी में लगे झूले पर बैठकर एकटक बस चांद को ही देखे जा रही थी। न जाने क्यों, पर आज उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। दूसरे दिनों की तुलना में आज उसका मन कुछ अशांत सा था। मन्नत उसी तरह झूले पर बैठकर चांद को देखते हुए सोचने लगी, क्या मैं जो कर रही हूँ वह सही है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? इतना सोचकर वो फिर एक बार चांद को निहारने लगी। तभी उसने मन ही मन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ वह एकदम सही है। आखिर यही वो इंसान है जिन्होंने खुद मुझसे जबरदस्ती शादी की और खुद ही बाद में कहा कि मैं इस शादी को भूल जाऊं। यहाँ तक तो मान भी लूं, लेकिन उनका यूं धमकी देना कि मैं इस शादी का फायदा उठाकर उनके करीब जाने की कोशिश ना करूं, यह बात मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। उनको क्या लगता है कि मैं उनके करीब जाने की कोशिश करूंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं, किसी हाल में नहीं। क्या मैं उनको ऐसी लड़की लगती हूँ? वह मेरे बारे में इतना घटिया सोचते हैं, मुझे नहीं पता था। इसीलिए मारी यह शादी का फैसला बिल्कुल सही है। यह शादी उनकी सोच पर एक जोरदार तमाचा होगी और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि मैंने कभी भी उनका या उनकी इस धोखे से की गई शादी का फायदा नहीं उठाया है। मेरा यह शादी का एकदम सही है। मन्नत ने अब अपने मन को समझा लिया और फिर एक बार चांद को देखने लगी। दूसरी ओर आर्य भी अपने फार्म हाउस पर बने जिम में वैसे ही लेटा हुआ एकटक चांद को देख रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिम में से चांद को कैसे देखा जा सकता है। तो दरअसल बात यह है कि आर्य का यह फार्म हाउस बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। आर्य ने अपने हर कमरे के छत को ऐसे बनवाया था जिससे कि वो जब चाहे एक रिमोट की मदद से छत को हटा सकता है और एक कांच की छत उस जगह पर दिखने लगती है जिसके आसमान में चमकते हुए चांद सितारों को देखा जा सकता है। आर्य के दिल में तो आज जैसे तूफान उठा हुआ था। जिंदगी में पहली बार तो उसे सच्चे प्यार का एहसास हुआ था और अब उसका वह प्यार किसी और का होने जा रहा है। इतना सोचते ही उसकी आंखें एक बार फिर गुस्से से लाल होने लगी। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लिया और मन ही मन कहा, नहीं मन्नत, इतनी आसानी से नहीं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी पसंद की हर छोटी सी छोटी चीज भी किसी को नहीं देता और तुम तो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत हो। तो भला तुम्हें मैं कैसे किसी और को यूं ही दे दूं? यह तो नामुमकिन है। तुम मेरी हो, आर्यमन अग्निहोत्री की, और इस जन्म में तो क्या, अब तो हर एक जन्म में तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। आर्य जब खुद से यह सब बोल रहा था तो वो कोई और ही लग रहा था। उसकी आंखों में मन्नत के लिए एक जिद, एक जुनून साफ नजर आ रहा था। भले ही दोनों की सोच और वजह अलग अलग है, लेकिन आज की यह रात दोनों के लिए ही बेचैनियों से भरी है। दोनों की ही आंखों में नींद दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। अब देखना यह है कि कल का सूरज दोनों की जिंदगी में क्या मोड़ लाता है। अगले दिन आर्य सुबह जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंच गया। वो तो बस किसी भी तरह मन्नत से एक बार मिलना चाहता था। कॉलेज में आते ही आर्य ने सबसे पहले किसी को कॉल किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही आर्य ने अपने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ। कल मंदिर में उसके साथ एक लड़का था, मुझे उसे लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वह भी सिर्फ अगले आधे घंटे में। आर्य की आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वह इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। उसे इस वक्त किसी भी बात का कोई होश ही नहीं था। उसे बस उस लड़के के बारे में जानना था जो मन्नत के साथ था। उस लड़के का ख्याल ही आर्य को बेचैन कर रहा था। मन्नत के साथ किसी और को देखना भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कॉल पर दूसरी तरफ जो इंसान था वह पहले तो इतनी सुबह कॉल आने पर चिढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने कॉलर आईडी पर कॉल करने वाले का नाम देखा तब उसकी तो सारी नींद ही जैसे पल में उड़ गई। इस वक्त उसे आर्य पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसे भी यह बात अच्छी तरह से पता था कि वह आर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह और कोई नहीं नवीन था, जो ना चाहते हुए भी अपने बॉस साथ ही साथ दोस्त का ऑर्डर फॉलो करने के लिए तुरंत ही काम पे लग गया। इधर आर्य को अपनी बेचैनी और गुस्से के चलते समय का कोई होश रहा।
एक तो उसने सुबह सुबह नवीन की नींद खराब कर दिया और अब ऊपर से वह बेचैनी से मन्नत का इंतजार करने लगा। लेकिन यह इंतजार उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वक्त सुबह के लगभग 9:30 बज रहे थे। धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में आने लगे। जैसे जैसे समय गुजरने लगा आर्य की बेचैनी और बेसब्री भी बढ़ने लगी। उसे बस मन्नत के आने का इंतजार था। उसे बस एक बार मन्नत को अपने दिल का हाल बताना था। न जाने क्यों उसे लगा जैसे उसका सच जानने के बाद सब ठीक हो जाएगा और मन्नत भी उसे अपना लेगी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होने वाला है? क्या आर्य कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा था? क्या सच में मन्नत इतनी आसानी से उसे अपना लेगी? अब यह तो वक्त ही बताएगा। लगभग 10 बजने को आए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, आर्य की बेसब्री भी अब जवाब देने लगी थी। उसे मन्नत के ऊपर अब गुस्सा आने लगा। उसने अपने केबिन में से ही एक बेल बजाया। कुछ ही सेकंड्स में एक प्यून उसके सामने हाथ बांधे और नजरें झुकाए हुए खड़ा था। आर्य ने एक नजर उस प्यून को देखा और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने आते ही तुमसे कुछ कहा था। क्या तुम भूल गए या फिर अब तुम्हें तुम्हारी नौकरी से प्यार नहीं रहा? बेचारा प्यून आर्य की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पर वो मिस मन्नत अब तक कॉलेज आए ही नहीं। बेचारा प्यून हकलाते हुए एक ही सांस में उसने अपनी बात कह दिया। दरअसल आर्य ने कॉलेज में आते ही प्यून से कहा था कि जैसे ही मन्नत ही कॉलेज में आए तो वो उसे तुरंत ही आर्य के केबिन में ले आएगा। लेकिन मन्नत के अब तक कॉलेज में न आने की वजह से प्यून भी उसे आर्य के केबिन में लेकर नहीं आया। इसी बात से आर्य को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। बेचारा आर्य कहीं गुस्से में जल भुनकर कोयला ही ना बन जाए। प्यून की बात सुनकर आर्य ने प्यून को खजाने वाली नजरों से घूरा। आर्य को यूं घूरता हुआ देखकर बेचारे प्यून की तो जान ही हलक में अटक गई। उसने अपनी नजरें झुकाए मन ही मन सोचा, अब मिस मन्नत नहीं आई, उसमें मेरी क्या गलती? सर मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी ही है और अब वो मुझे बिना नमक मिर्च के कच्चा ही चबा जाएंगे। अब बेचारे को थोड़ी ही न पता आर्य का हाले दिल। जी भर के उस प्यून को घूरने के बाद आर्य ने उसे वहां से जाने को कहा। उसके कहने की देर थी, वह प्यून सेकंड्स में आर्य के केबिन से गायब हो गया। उसके जाते ही आर्य किसी को कॉल किया। सामने वाले के कॉल रिसीव करते ही आर्य ने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही कहा, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो और कुछ डिटेल्स भेज रहा हूं। अगले 10 मिनट में किसी भी तरह से मुझे उसका लोकेशन पता करके बताओ। गुस्से में इतना कहकर उसने फिर एक बार सामने वाले को एक भी शब्द कहने का मौका दिए बगैर ही फोन कट कर दिया। आर्य ने कहने को तो 10 मिनट का वक्त दे दिया था, लेकिन अब यही 10 मिनट उसके लिए भारी पड़ रहा था। न जाने कितने ही ख्याल उसके दिमाग में आए और चले भी गया। किसी तरह से दिया 10 मिनट भी गुजर गया और ठीक उसी समय उसके फोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। आर्य इतना बेचैन था कि उसने एक भी पल गवाए बिना उस नोटिफिकेशन को ओपन किया। उस पर मन्नत का लाइव लोकेशन शो हो रहा था। जैसे ही उसने मन्नत का लाइव लोकेशन देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। आर्य ने तुरंत ही उस आदमी को कॉल किया और कहा, वो वहां किसके साथ है? सामने वाले के कुछ कहते ही आर्य का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं आ रहा हूं। तभी सामने वाले ने फिर कुछ कहा और आर्य वहीं रुक गया और ओके कहकर अपना फोन कट कर दिया। आर्य इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने केबिन के चेयर में बैठते हुए कहा, अ मॉर्निंग डेट, हाँ। तुम कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं हो रही हो जाना? लगता है रात भर सोई भी नहीं होगी तुम। तभी तो अपने उस सो कॉल्ड वुड बी हस्बैंड से मिलने के लिए क्लासेस बंक करके सुबह सुबह ही मिलने चली गई। कोई बात नहीं, बस एक बार कॉलेज पहुंचो तुम, फिर तुम्हें मैं अच्छे से समझता हूं। वो अपने चेयर पर बैठकर टेबल पर रखा हुआ एक पेपरवेट को गोल गोल घुमा रहा था। खुद से यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब से मन्नत की शादी तय हुई थी तब से ही मन्नत शादी से पहले देव से मिलकर उसके जिंदगी का सच बताना चाहती थी।
मन्नत जिसका दिल बहुत ही साफ और नर्म है, जो खुद इतनी अच्छी है कि कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार उसके साथ इख्तपुरी में जो कुछ भी हुआ था, यानी उसकी और आर्य की उस शादी का सच देव को बताने के बाद ही देव के साथ इस पवित्र रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि देव उसका सच जानने बाद खुद ही यह फैसला ले कि उसे मन्नत के साथ इस रिश्ते में बंध कर आगे बढ़ना है या नहीं। इसीलिए वो एक बार देव से मिलना चाहती थी। उधर आर्य जो पहले से ही गुस्से में आग बबूला हुए बैठा था, अपनी बेचैनी के चलते उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि कम से कम एक बार तो वो मन्नत की क्लासेस के बारे में पता कर ले। उसे तो यही लग रहा था कि मन्नत अपनी डेट की वजह से आज सुबह कॉलेज नहीं आई। उसके दिल में अब एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। आर्य को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। कॉलेज में न आने के लिए वो अब मन ही मन मन्नत पर गुस्सा किए जा रहा था। दूसरी ओर क्योंकि आज सुबह मन्नत की कोई क्लास नहीं थी, तो इसलिए उसने आज ही सुबह कॉलेज जाने से पहले देव से मिलने का फैसला किया था और फिर अपनी सोच के मुताबिक वो देव से मिलने के लिए कैफे चली गई। अभी सुबह के लगभग 11:30 बजने को आए। आर्य से अब और इंतजार नहीं हुआ। बेचारा सुबह से मन्नत का इंतजार जो कर रहा था, अब जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने टेबल से अपनी कार चाबी उठाई और अपने केबिन से बाहर निकल गया। अब आप सबको समझ तो आ ही गया होगा कि वो कहाँ जा रहा है। जी हाँ, जनाब मन्नत के पास जा रहे थे। लेकिन ये तो इतने गुस्से में थे कि बेचारा भूल ही गए उन्हें तो मन्नत इस वक्त कहाँ है यही नहीं पता। उधर मन्नत भी अब तक कॉलेज पहुंच गई। आर्य जैसे ही अपने केबिन से निकलकर 2 कदम आगे बढ़ा तो उसे मन्नत सामने से आती हुई दिखाई दी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। उसे तो ऐसा लगा जैसे कि तपती हुई रेगिस्तान में बारिश की कुछ बूंदें बरस गई। वो बस यूं ही कुछ पल के लिए मन्नत को देखता रह गया। तभी उसे मन्नत का शादी के लिए हाँ कहना याद आया। बस फिर किया था। कुछ देर पहले आर्य के जिस चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रही थी, अभी वही चेहरा एकदम कठोर हो गया और उस पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। आर्य उसी गुस्से के साथ मन्नत की ओर जाने लगा। वही मन्नत इन सब से बेखबर अपनी किसी असाइनमेंट को बहुत ही ध्यान से देखते हुए गार्डन की ओर जाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर किसी दीवार से टकरा गया। उसकी हाथ अपने आप ही माथे पर चली गई और उसने अपने सिर को सहलाते हुए धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, अभी कल तक तो यह जगह खाली थी और अब रातों रात यहाँ दीवार भला कहाँ से आ गई। खुद से यह सब कहकर जैसे ही मन्नत ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो एक पल के लिए डर से मानो उसकी सांसें ही अटक गई, क्योंकि सामने आर्य उसे अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से ही घूर रहा था। आर्य को ऐसे अपने आप को घूरता हुआ देखकर मन्नत जैसे ही 2 कदम पीछे जाने को हुई कि तभी आर्य ने झट से मन्नत की कलाई पकड़ लिया और उसे तेज कदमों से अपने केबिन की ओर ले गया। मन्नत तो अभी भी शौक में ही थी। अभी अभी उसके साथ यह क्या हो गया। आर्य से टकराने के बाद उसने किसी तरह से खुद को संभाला और फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो आर्य से माफी मांगना चाहती थी। मन्नत को एहसास हुआ कि उसे यूं कहीं और देखकर नहीं चलना चाहिए था। अगर वो सामने देखकर चलती तो वो आर्य से ऐसे टकराती नहीं। उसे लगा कि शायद अब आर्य उसे इस बात के लिए भी हमेशा की तरह बातें सुनाएगा। वो आर्य से 2 कदम दूर होकर इस बात के लिए माफी मांगने वाली थी, लेकिन वो कुछ कह या कर पाती उससे पहले ही आर्य ने उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अपने साथ अपने केबिन में ले गया। वह तो अच्छा था कि आर्य के केबिन के सामने कोई क्लासरूम नहीं था और फिलहाल सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासेज में बिजी थे, जिस वजह से किसी ने भी उन दोनों को ऐसे नहीं देखा। वरना तो पूरे कॉलेज में बात फैलते पल भर की भी देरी नहीं लगती। आर्य मन्नत को लेकर अपने केबिन के अंदर जाते ही जोर से केबिन का दरवाजा बंद कर दिया और मन्नत को दरवाजे के साथ वाली दीवार से ही सटा दिया। फिर वो खुद भी मन्नत के सामने उसके एकदम करीब खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को उसके दोनों साइड से दीवार पर रख दिया और मन्नत को अपनी गहरी और गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा। मन्नत बेचारी, वो तो अब तक आर्य के इस तरह से उसे खींच कर लाने से ही सदमे में थी।
और अब ऊपर आर्य उसके इतना करीब खड़ा होकर उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से घूर रहा है। उसका तो जैसे दिमाग ही सुन्न पड़ गया। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। कुछ पल तक तो वो खुद भी बुद्ध बनी आर्य को ही देखती रह गई। पता नहीं क्या था आर्य की नजरों में जो मन्नत चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं फेर पा रही थी। कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही घूरने के बाद अचानक ही आर्य अपनी सर्द और गुस्से से भरी आवाज में मन्नत से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। मन्नत जो अभी भी आर्य को ही देख रही थी, उसके यूं अचानक कहने से जैसे होश में आई। लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि आर्य किस बारे में बात कर रहा है। इसीलिए उसके मुंह से धीरे से बस हाँ निकल गया। मन्नत के ऐसे रिएक्शन पर आर्य को जैसे और गुस्सा आ गया। एक तो जब से उसने मन्नत की शादी के बारे में सुना, तब से ही बेचारे का दिल का चैन, सुकून, रातों की नींद, पूरी जिंदगी ही तबाह होने को है। और यहाँ इन मोहतरमा को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उल्टा वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मन्नत के ऐसे बिहेव करने से आर्य का गुस्सा बढ़ गया और उसने गुस्से से मन्नत के साइड में दीवार पर जोर से एक मुक्का जड़ दिया। आर्य के इस हरकत पर मन्नत सहम गई और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लिया। मन्नत को अब आर्य से डर लगने लगा। उसने डरते हुए मन ही मन कहा, इशू कहाँ है तू? इस वक्त मुझे तेरी बहुत जरूरत है। काश तू इस वक्त यहाँ मेरे साथ होती, तो यह साइको इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाता। जहाँ मन्नत अपने आप में ही बिजी थी, वहीं आर्य ने फिर एक बार गुस्से से मन्नत को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? क्या तुम बहरी हो? आर्य ने यह थोड़ा जोर से कहा तो थोड़ी सी कांप उठी। जैसे ही आर्य ने यह महसूस किया, तो उसने भी कस के अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को थोड़ा सा शांत किया। इस बार उसने धीमी मगर सर्द लहजे में अपने दांत पीसते हुए फिर से पूछा, मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब दो। इस पर मन्नत ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, का कौन सा सवाल? इतना सुनना था कि आर्य का सब्र अब जवाब देने लगा। फिर भी उसने किसी तरह से खुद को संभाल लिया। उसने इस बार बात को बिना घुमा फिराकर एकदम सीधा स्पाट लहजे में अपने दांत पीसते हुए पूछा, मैंने पूछा कि तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया? मन्नत जो अब तक आर्य के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो फिर एक बार बुद्ध बनी आर्य को देखने लगी। उसका दिमाग जैसे यह तय नहीं कर पा रहा हो कि अभी अभी उसने जो सुना वह सच है या महज उसकी सोच। अब आगे क्या होगा? आर्य के सवाल का क्या जवाब देने वाली है मन्नत? क्या लगता है, क्या यह शादी करेगी? और क्या आर्य इस शादी को होने देगा? आर्य का सवाल सुनकर मन्नत एकदम खामोश हो गई। वो ना तो कुछ कह रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। दरअसल उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे आर्य के सवालों का, या फिर उसे कोई भी जवाब देना चाहिए भी या नहीं। क्या यह वही आर्य नहीं है जिसने कभी उससे कहा था कि भले ही मजबूरी में आर्य ने उसकी मांग भर दिया है, लेकिन मन्नत कभी भी उससे इस शादी को अपनाने की बात नहीं करेगी? वो इस शादी के जरिए उसकी बीवी बनने की कोशिश नहीं करेगी या किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं उठाएगी। आर्य इस शादी को नहीं मानता और फ्यूचर में मन्नत भी इस शादी को लेकर कोई उम्मीद ना रखे। तो फिर आज इतने दिनों के बाद आर्य को अचानक ही उस शादी की याद कैसे आ गई? मन्नत अपने मन में यही सब सोच रही थी कि तभी उसके शरीर में एक तेज झटका सा महसूस हुआ। आर्य कब से मन्नत के जवाब का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन जब आर्य ने मन्नत को उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना अपनी ही किसी सोच में गुम देखा तो उसका जैसे दिमाग ही फटने के कगार पर आ गया। उससे अब और रहा नहीं गया। उसने मन्नत को उसके दोनों बाजुओं से पकड़ के झकझोर दिया। आर्य के ऐसे झकझोरने से मन्नत ने अचानक ही अपने शरीर में एक तेज झटका महसूस किया और इसी के साथ मन्नत अपनी सोच की दुनिया से वापस लौट आई। वो एक बार फिर से आर्य को ही देखने लगी। वो अभी भी चुप थी। मन्नत की यही चुप्पी अब आर्य को खलने लगी। आखिर हुआ क्या है इस लड़की को? ये ऐसे चुप क्यों है?
आर्य ने मन ही मन खुद से कहा और फिर थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, बोलो, जवाब दो मेरे सवालों का मिसेज अग्निहोत्री। मिसेज अग्निहोत्री, बस इतना सुनना ही था कि मन्नत के दिल और दिमाग में जो एक डर, झिझक और हिचकिचाहट सी थी, अब उसकी जगह बेशुमार गुस्से ने ले लिया। उसके दिल में और आंखों में जैसे गुस्से का सैलाब सा उमड़ने लगा। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके आर्य को जोर से धक्का दे दिया। वैसे तो आर्य जैसे हट्टे-कट्टे लड़के लिए मन्नत का दिया हुआ जोर का झटका भी कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मन्नत में इस कदर खोया हुआ था कि उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा हुआ था, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाया और बस 2 कदम पीछे हट गया। मन्नत की आंखों में इस वक्त बेहिसाब गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ा सा चीखते हुए ही कहा, बस कीजिए। पहली बात, दूर रहकर बात कीजिए आप हमसे। आप हमारे कोई करीबी रिश्तेदार या कोई करीबी दोस्त नहीं हैं जो हमारे इतने पास आकर हमसे बात करें, और दूसरी बात, आप होते कौन हैं हमसे यह सवाल पूछने वाले? इफेक्ट, हमसे कोई भी सवाल पूछने वाले आप होते कौन हैं? क्या हक है आपका? किसने आपको यह हक दे दिया है कि आप हमसे हमारे ही पर्सनल मैटर पर सवाल पूछ रहे हैं? भूलिए मत, सर, मन्नत ने सर शब्द पर जोर देते हुए कहा, आपका मेरा बस इतना ही रिश्ता है कि आप इस कॉलेज हमारे एचओडी है और हम आपके डिपार्टमेंट के बस एक स्टूडेंट। इससे ज्यादा आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मन्नत, आर्य ने लगभग चीखते हुए मन्नत का नाम पुकारा। अब तक मन्नत के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आर्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। पर जैसे ही उसने मन्नत की कही हुई आखिरी लाइन सुना, तो अब तक जिस गुस्से को वो मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, वही गुस्सा आपे से बाहर हो गया और वो जोर से चिल्लाया, मन्नत। आर्य के ऐसे जोर से चिल्लाने से मन्नत भी एक पल के लिए तो कांप उठी। लेकिन हमेशा थोड़ी डरी, सहमी सी रहने वाली मन्नत ने आज अपने आप को बखूबी संभाल लिया। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज मन्नत के डर के ऊपर उसका गुस्सा हावी था। और वैसे भी कहते हैं ना कि जोश और गुस्सा हमेशा ही हमसे ऐसा कुछ करवा देते हैं जो आम तौर पर एक नॉर्मल सी सिचुएशन लोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आज मन्नत के साथ भी शायद यही हुआ। आर्य की बातों ने उसे इतना गुस्सा दिला दिया जिसे उसका डर भी शांत नहीं कर पाया। इधर आर्य की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो अपनी उन्हीं धधकती हुई आंखों से मन्नत को घूरते हुए उसके पास आ गया और फिर उसकी दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने अभी अभी क्या कहा कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? हाँ, बोलो, जवाब दो। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या तुम इख्तपुरी का इंसिडेंट भूल गई हो? भूल गई कि मैंने वहां तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के तुम्हारे गले मंगलसूत्र भी पहनाया था? याद आया कुछ? बोलो। वह अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना, याद आया कि मैं सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट का हेड हो नहीं बल्कि तुमसे शादी करने वाला इंसान, तुम्हारा पति भी हूं, और इस नाते तुमसे कुछ पूछने का, कोई भी सवाल करने मेरा पूरा हक है, समझ गई मिसेज मन्नत आर्यमन अग्निहोत्री? तुम्हारा पति भी हूं। मन्नत की कानों में आर्य के मुंह से निकला यह बात जैसे किसी गर्म पिघला हुआ शीशे की तरह मन्नत की कानों में पड़ने लगी। आर्य शायद इसके आगे कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन मन्नत ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या कहा आपने? शायद मैंने सुना नहीं। मेरा मन्नत आर्यमन अग्निहोत्री पति, यही कहा ना आपने? वैसे कौन सा पति और किसका पति? क्या आप वही इंसान नहीं है जिन्होंने मुझे इस सो कॉल शादी से कोई उम्मीद रखने से साफ शब्दों में मना कर दिया था? आप ही थे ना वो जिन्होंने मुझे वार्न किया था कि मैं इस शादी को हथियार बनकर आपकी जिंदगी में शामिल होने का प्लान ना बनाऊं, आपसे किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करूं या आपके करीब जाने की हिम्मत भी ना करूं। यही सारी बातें वहां से आते समय आपने साफ शब्दों में कहा था ना? तो अब क्या हुआ? ऐसे अचानक ही आपको मेरे पति बनने का ख्याल कैसे और कहां से आ गया? मन्नत यह सारी बातें गुस्से में बिना रुके ही बोले जा रही थी। इस दौरान उसने एक बार के लिए भी आर्य की ओर नहीं देखा।
वही आर्य जो अब तक गुस्से में था, उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होने लगा और इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से की जगह गिल्ट दिखने लगा था। अब उसे उसकी ही कही हुई बातें याद आने लगी। सच ही तो कहा मन्नत ने, अब आर्य को खुद की ही कही हुई बातों पर अफसोस होने लगा। वो मन्नत से कुछ कहने हो वाला था कि तभी उसे मन्नत की आवाज सुनाई दी। अच्छा हाँ, अब समझ में आया। मन्नत के मुंह से इतना सुनते ही आर्य की आंखें छोटी हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब इसे क्या समझ में आ गया। तभी मन्नत ने आगे कहा, दरअसल बात यहाँ मेल ईगो की है। द आर्यमन अग्निहोत्री को पाना जहाँ हर लड़की ख्वाब है, जहाँ हर लड़की किसी भी तरह से मिस्टर आर्यमन अग्निहोत्री का बस एक बार अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जहां खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां मिस्टर आर्यमन अग्निहोत्री को पाने के लिए मरने मारने तक को तैयार है, वहीं मुझ जैसे एक बहुत ही मामूली सी, थोड़ी सी मोटी दिखने वाली लड़की जिसे मिस्टर आर्यमन अग्निहोत्री ने खुद सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया था, वो किसी और से शादी करने जा रही है। तो बात तो ईगो पे आनी ही थी, है ना? मन्नत जो यह सारी बातें साइड में कहीं और ही देखकर कह रही थी, अब जाकर लास्ट वाली लाइन उसने आर्य की आंखों में आंखें डालकर कहा। मन्नत कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए ठीक वैसे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन सर यहाँ आपसे थोड़ी सी गलती हो गए। वो क्या है ना, भले ऊपर वाले ने मुझे खूबसूरती नहीं दिया हो, पर आत्मसम्मान बोध यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट भर भर के दिया हुआ है। इसीलिए अगर आपको लगता कि मैं आपसे उस एक्सीडेंटल शादी को निभाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, आपके आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं सर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्योंकि जितना आपके लिए वह रिश्ता बेमतलब का था, इतना ही मेरे लिए भी उस रिश्ते का कोई मोल, कोई मायने नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगते कि मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत है, और हाँ, मुझे देव के साथ शादी की बात को लेकर हाँ कहने के लिए भी कोई पछतावा नहीं है। मन्नत की बातों को सुनने के बाद आर्य का गुस्सा एक बार फिर उफान पर था। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मन्नत ने आखिर में जो भी कहा वह सुनकर वो खुद पर काबू नहीं रख सका और मन्नत को दोनों बाजुओं से पकड़ के उसे दीवार से सटा दिया। उसने गुस्से में ही अपने दांत पीसते हुए कहा, माना मैंने मन की यह शादी मेरे लिए बेमतलब की थी, पर अब नहीं है। अब यह रिश्ता बहुत खास है मेरे लिए। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए यह शादी कोई मायने नहीं रखता, बेमतलब की है यह शादी तुम्हारे लिए। तुम किसी और से शादी कर सकती हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता, है ना? लेकिन मुझे पड़ता है, मुझे बहुत फिक्र पड़ता है। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती। आर्य की इन सब बातों से चिढ़कर मन्नत ने आर्य को जोर से धक्का दे दिया। फिर उसने थोड़ा सा झल्लाकर आर्य से कहा, क्यों नहीं हो सकती? बताइए, क्यों नहीं हो सकती मैं किसी और की? क्यों किसी और से शादी नहीं कर सकती? जवाब दीजिए। है कोई जवाब आपके पास मेरे सवाल का? नहीं है, है ना? तो इसलिए अब अपनी यह बकवास बंद कीजिए और मुझे अपने क्लास में वापस जाने दीजिए। इतना कहकर मन्नत आर्य के केबिन से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाने को हुई कि तभी उसके कानों पर आर्य की आवाज पड़ी और उसके कदम वहीं रुक गए। मन्नत जैसे ही केबिन से बाहर जाने को हुई कि तभी आर्य ने उसे रोकते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, जवाब है मेरे पास। जवाब है तुम्हारे सवाल का। जानना चाहती हो क्या जवाब है तुम्हारे सवाल का? तो सुनो मिसेस मन्नत आर्यमन अग्निहोत्री, जवाब यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। आर्य का यूं अचानक से अपने प्यार का इजहार करने की वजह से उस केबिन में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई। कुछ पल के लिए तो वह दोनों ही बस एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जहां आर्य की आंखों में एक उम्मीद, मन्नत से जवाब जानने की एक तड़प थी, वहीं मन्नत की आंखों में एक अजीब सा सुनापन था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी अचानक से मन्नत की आंखों के सामने से कुछ लम्हे गुजर गए। जिन आंखों में अभी तक एक सूनापन था, उन्हीं आंखों में अब गुस्सा दिखने लगा।
मन्नत ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल यूं ही खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने मन ही मन अपनी सारी ताकत और हिम्मत को इकट्ठा किया। फिर मन्नत ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दिया और आर्य को एक जोर का धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। आर्य, जो मन्नत को ऐसे देखकर उसके जज्बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, मन्नत के ऐसे धक्का देने पर खुद को संभाल नहीं पाया और उससे कुछ कदम दूर हो गया। वो बस हैरान नजरों से मन्नत को ही देखने लगा, जिसकी आंखों में इस वक्त बेहिसाब गुस्सा दिखाई दे रहा था। मन्नत इस वक्त जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने गुस्से से आर्य को देखते हुए कहा, आप समझते क्या है खुद को? कौन है आप, जो सभी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जब भी जो भी चाहेंगे वही होगा? क्या दूसरों की इच्छा, उनके चाहने या ना चाहने की कोई वैल्यू नहीं है? आपकी इच्छा ही सब कुछ है क्या? कल तक तो आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही आपको मेरी शादी के बारे में पता चला, तो अचानक ही आपको यह एहसास हो गया कि आप मुझसे प्यार करते हैं। यह एहसास आपको पहले क्यों नहीं हुआ सर? अभी तो कुछ दिन पहले ही आपकी किसी और से सगाई होने जा रही थी। वह तो अचानक से प्रेमलता आंटी की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से आपकी सगाई रुक गई, वरना तो आज आप किसी और के मंगेतर होते। उस वक्त तो आपको इस प्यार का एहसास नहीं हुआ, और आज जैसे ही आपको मेरी शादी के बारे में पता चला, तो आपको अचानक ही मुझसे प्यार होने का एहसास हो गया। बस कीजिए सर, आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो क्या, कोई भी आपकी इस बकवास पर यकीन नहीं करेगा। मन्नत अपने गुस्से में बिना रुके एक ही बार में सब कुछ कह गई। आर्य, जो मन्नत को रोकना चाहता था, अब उसे भी यह एहसास हुआ कि मन्नत ने जो कुछ भी कहा सब सही है। अगर मन्नत की जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। वो खुद भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता, या शायद इससे भी ज्यादा। भले ही मन्नत के लिए आर्य का प्यार सच्चा था, लेकिन हालात कुछ ऐसा हो गया कि मन्नत तो क्या, इस सिचुएशन में कोई भी आर्य की बातों पर यकीन नहीं करेगा। आर्य अब तक खुद को शांत रखते हुए मन्नत की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन जब मन्नत ने आखिर में उसके प्यार को बकवास कहा, तो वो खुद को और शांत नहीं रख सका। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, मन्नत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार को बकवास कहने की? माना कि मुझे अपने प्यार का एहसास होने में काफी वक्त लग गया, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, ना कि कोई बकवास। और तुम चाहे इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, और इस जन्म तो क्या, अगले हर जन्म में सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी रहोगी, समझी? आर्य ने लास्ट वाली लाइन कि मन्नत उसकी पत्नी है, मन्नत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा था, जिससे मन्नत अब और ज्यादा भड़क गई और उसने गुस्से में ही तमतमाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी नहीं। नहीं हूं मैं आपकी पत्नी, समझ गए आप? और आप बेवजह मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ना बंद कर दीजिए, और वैसे भी जिस शादी के दम पर आप इतना कुछ कह रहे हैं, उस शादी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन्नत का इतना कहना ही था कि आर्य का बहुत देर से संभाला हुआ गुस्सा अब फुट पड़ा। उसने गुस्से से लगभग चीखते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अब अगर तुमने इसके आगे एक और शब्द अपने मुंह से निकाला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुमने क्या कहा कि मैं तुमसे कोई रिश्ता ना जोड़ूं, जबकि हम दोनों के बीच यह रिश्ता पहले से ही जुड़ चुका है। तुम कह रही हो कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यही बात क्या तुम अपने दिल पे हाथ रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो? आर्य के ऐसे बोलने से मन्नत कुछ पल चुप रहकर आर्य को देखने लगी। फिर वो अचानक ही आर्य से अपनी नजरें हटाकर दूसरी ओर मुड़ गई। अनजाने में ही मन्नत की मुट्ठियां उसकी ही ड्रेस पर कस गई। मन्नत इस वक्त काफी परेशान लग रही थी, लेकिन क्योंकि वो दूसरी ओर चेहरा करके खड़ी थी, इसलिए आर्य ने उसका परेशान चेहरा नहीं देखा। मन्नत इस वक्त दिल ही दिल में काफी उलझी हुई थी। दरअसल मन्नत खुद बचपन से ही संस्कारों में पली बड़ी एक लड़की है। उसके लिए हर रिश्ता बहुत मायने रखता है, और शादी जैसा रिश्ता तो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है। इस रिश्ते का अपमान तो वो सपने में भी नहीं कर सकती।
वो खुद अपने साथ हुई उस घटना से उभर नहीं पाई है। जब आर्य ने बिना सोचे समझे अचानक ही मन्नत की मांग भर दिया था, उस वक्त मन्नत ही जानती थी कि उसकी क्या हालत हो गई थी। उस शादी को अपने दिल और दिमाग से समझ पाती कि उससे पहले ही आर्य ने उस शादी को ना मानने का फैसला सुना दिया। एक के बाद एक घटना उसकी जिंदगी में हो गई। आर्य ने दोनों ही बार उससे कुछ भी पूछना या वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, यह जानने की कोशिश तक नहीं किया। उसने तो बस अपना फैसला सुना दिया। उस वाकये से मन्नत आज तक उभर नहीं पाई। ऊपर से जब उसकी शादी की बात हुई तो हालात को समझते हुए उसने खुद अपने दिल और दिमाग से लड़ झगड़ के बहुत जद्दोजहद के बाद इस शादी के लिए खुद को मनाया और तब जाकर उसने देव से शादी करने के लिए अपनी रजामंदी दी थी। अब वापस से उसके सामने आर्य का एक बार फिर से उन दोनों की शादी की बात को लेकर आना। फिर एक बार आर्य ने अपना फैसला सुना दिया कि अब वो उस शादी को निभाना चाहता है। इस बार भी आर्य ने मन्नत क्या चाहती है, इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मन्नत फिर एक बार अपनी ही दिल और दिमाग की जंग में उलझने लगी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एक तो उसने देव से शादी के लिए बहुत मुश्किल से हाँ कहा था और अब अचानक ही आर्य का उस शादी को अपनाना। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी। मन्नत ने अपना सिर झुककर कुछ गहरी गहरी सांसें ली और खुद को शांत करते हुए दोबारा आर्य की ओर देखा। आर्य अभी भी मन्नत को ही देखे जा रहा था, मानो जैसे वो मन्नत के दिल का हाल समझने की कोशिश कर रहा हो। मन्नत जो कि आर्य को ही देख रही थी, वो समझ गई थी कि वो जितना आर्य को बातें समझाने की कोशिश करेगी, बात उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन वो इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आर्य को देखते हुए बहुत शांत मगर गंभीर स्वर में कहा, देखिए सर, उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसके लिए ना तो आप और ना ही मैं तैयार थी। वो बस उस पल में घटने वाला एक आकस्मिक घटना थी। मैं उस बात के लिए आपको दोष नहीं देती। लेकिन मेरी और देव की शादी में मैंने अपनी सहमति दी है और यह शादी का फैसला न सिर्फ मेरा खुद का है बल्कि यह दो परिवारों का फैसला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना यह पागलपन बंद कीजिए और शांति से इस शादी को हो जाने दीजिए। मन्नत की बात से अब आर्य को भी चीर मचने लगी। उसने मन्नत को फिर एक बार उसके कंधे से पकड़ते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही वह शादी कोई प्लान शादी नहीं थी, मगर थी तो वह भी एक शादी ही जो पूरे विधि विधान के साथ हुई थी। चाहे फिर वह जैसे भी हुई हो और अब तुम मेरी पत्नी हो। ऊपर से अब तो मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। तो अब तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी और का होने दूं। और वैसे भी क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? क्या वो लड़का तुमसे प्यार करता है? नहीं ना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मन्नत। अब तो मन्नत के सब्र का बांध ही टूट गया। वो कब से इस आदमी को समझाने की कोशिश कर रही है। पहले गुस्से से, फिर शांति से भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन यह इंसान है कि कुछ भी समझना ही नहीं चाहता है। मन्नत ने फिर एक बार आर्य को खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, प्यार करते हैं आप? क्या आपको प्यार का मतलब भी पता है? प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता है। लेकिन आप और आपका प्यार दोनों ही स्वार्थी हैं। आपको सिर्फ अपनी खुशी दिख रही है। क्योंकि आपको लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे और इस रिश्ते को अपनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी मेरी इच्छा जानने की कोशिश की है? नहीं। बस आपको लगा कि अब मुझे भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आपने जो इस रिश्ते को अपना लिया है। तो अब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। भले ही मैं चाहूं या ना चाहूं। आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं देव से प्यार करती हूं? तो उसका जवाब है नहीं, मैं देव से प्यार नहीं करती, मगर वो मेरा अच्छा दोस्त है। हम दोनों के बीच एक दूसरे के लिए भरोसा और रिस्पेक्ट है, दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक रिश्ते के शुरुआत में काफी है। और रहा सवाल प्यार का, तो धीरे धीरे वह भी हो ही जाएगा। और देखा जाए तो प्यार तो मैं आपसे भी नहीं करती। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इस रिश्ते को अपना लूं। वैसे एक बात तो बताइए, अगर आपको मुझसे प्यार का एहसास नहीं होता
तो क्या तब भी आप इस रिश्ते को सिर्फ मेरे बारे में सोचकर अपनाते? नहीं, तब आप ऐसा कुछ नहीं करते। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। इन सब बातों को छोड़िए और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मैं इस शादी से पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि यह सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि दो परिवारों के मान सम्मान की बात है, और एक बार शादी के लिए हाँ कहने के बाद पीछे हटने से दोनों परिवारों के नाम खराब हो जाएंगे, जो कि मैं मेरे जीते जी तो होने नहीं दूंगी। इसलिए अगर आपने कुछ भी गलत किया या फिर इस शादी को रोकने की कोशिश की, तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, और शायद मैं ऐसा कुछ कर गुजरूं जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। इतना कहकर मन्नत ने आर्य को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही आर्य के केबिन से बाहर निकल गई। आर्य मन्नत की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया और वो बस उसी दिशा में देखता रह गया जहां से मन्नत अभी अभी बाहर निकल गई। यह पहली बार था जब मन्नत ने किसी बात पर इस तरह से रिएक्ट किया था। आर्य बस मन्नत को ही जाते हुए देखता रहा। कुछ पल के लिए ऐसे ही उस ओर देखने के बाद आर्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन एक फैसला करते हुए खुद से कहा, सॉरी मन्नत, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। मैंने खुद अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को खुद से दूर कर दिया है। आज तुमने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया है, यह मेरी ही करनी का फल है जो मुझे मिला है। बट आई प्रॉमिस यू मन्नत, बहुत जल्द मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं किसी भी हाल में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही तुम्हें खुद को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने दूंगा। तुम जितना खुद की नहीं हो जाना, उससे कहीं ज्यादा तुम मेरी हो, और मुझे तुम पर एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं, तो फिर मैं तुम्हें खुद के साथ कुछ भी कैसे करने दूं? और फिर जो हमारे अपने होते हैं, हम जिनकी परवाह करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, अगर वो अनजाने में कोई गलती करे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको वह गलती करने से रोके, फिर चाहे वो इस बात के लिए हमसे कितना भी नाराज क्यों न हो जाए। जानबूझकर अपनी जाना को गलती थोड़ी ही न करने देंगे, बिल्कुल नहीं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो जाना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हर नाराजगी को एक दिन मैं अपने प्यार से मिटाकर ही रहूंगा। मन्नत को अपने केबिन से बाहर जाते हुए देखकर आर्य ने जैसे मन ही मन खुद से एक वादा कर लिया। दूसरी ओर मन्नत गुस्से में आर्य के केबिन से बाहर आ गई। उसे इस वक्त आर्य पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने इशिका को कॉल किया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद इशिका ने कॉल रिसीव किया। मन्नत, क्या बात है इशु, तुझे इतना वक्त क्यों लग गया कॉल रिसीव करने में? इशिका, कुछ नहीं। तू बता, तूने कॉल क्यों किया? इशिका के मुंह से यह सुनते ही मन्नत की भौहें सिकुड़ गई। उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब है तेरा? मैं क्या सिर्फ किसी वजह से ही तुझे कॉल करती हूँ? मन्नत की बात सुनकर इशिका जैसे थोड़ी से हड़बड़ा गई। उसने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, अरे, मेरा वह मतलब नहीं था। तुझे तो इस वक्त क्लास में होना चाहिए था ना, तो बस इसलिए ही मैंने ऐसा कहा। इशिका की बातों से अब मन्नत भी थोड़ा नॉर्मल होते हुए इशिका से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुझसे बात करने का मन कर रहा था, और वैसे भी तू अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आई? तुझे तो अब तक कॉलेज में होना चाहिए था। दरअसल मन्नत इशिका को कुछ देर पहले उसकी और आर्य के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में बताकर अपनी दिल में चल रही उलझन से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन वो फोन पर उससे यह सब नहीं कहना चाहती थी। इसलिए उसने इशिका से इधर उधर की बातें करने लगी। इधर जैसे ही इशिका ने मन्नत की बात सुनी, तो उसने ज्यादा बात ना करते हुए मन्नत से कहा, हाँ, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं गई। अच्छा सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। मुझे अभी थोड़ा रेस्ट करना है। इतना कहकर इशिका ने मन्नत को आगे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही कॉल कट कर दिया। मन्नत जो आगे कुछ और भी कहना चाहती थी, उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। मन्नत पहले से ही थोड़ी परेशान थी और अब तो वो और ज्यादा चिढ़ गई। उसने घूरकर एक बार अपने फोन को देखा और मन ही कहा, अब इसे क्या हुआ? पिछले 3-4 दिनों से ये अजीब सा ही बिहेव कर रही है।
होप कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। ठहर, बाद में जाकर मिलाऊंगी। अभी तो फिलहाल के लिए क्लास में जाती हूँ। मन्नत ने इशिका के ऐसे अजीब सा बिहेव करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी क्लास में चली गई। दूसरी ओर मन्नत के केबिन से बाहर जाते ही आर्य ने किसी को कॉल करके अपने रौबदार आवाज में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिया और जल्द से जल्द उस काम को करने की हिदायत दी। उसने फिर एक बार अपने केबिन के दरवाजे की ओर देखा जहां से कुछ देर पहले ही मन्नत निकल गई थी और एक जुनून भरी अंदाज में कहा, माय लव, बस एक बार मेरा यह काम हो जाए तो तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। यह सोचते ही आर्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खिल गई। इस वक्त आर्य के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मन्नत को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, मगर मन्नत को किसी और का नहीं होने देगा। खैर, अब तो यह वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या होता है। 2 दिन बाद, शाम का समय, इस वक्त मन्नत और देव अपने अपने परिवार के साथ महादेव और माता पार्वती के उसी मंदिर में पंडित जी के सामने बैठे हुए थे, जहां आर्य को मन्नत की शादी के बारे में पता चला था। वे लोग इस वक्त शादी का शुभ मुहूर्त तय करने आए हुए थे। पंडित जी के सामने इस वक्त मन्नत और देव की कुंडली रखी हुई थी। पंडित जी भी दोनों कुंडलियों को लेकर गौर से अध्ययन करने लगे। देव के माता पिता ने पहले ही शादी किस हालात में हो रही है, यह बात पंडित जी को बता दिया था। उसी हिसाब से पंडित जी भी सबसे जल्दी जो शुभ मुहूर्त निकलता है, उसी पर विचार करने लगे। सभी ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला जो कि आज से ठीक 4 दिन बाद का है। जहां सभी इस बात से काफी खुश हो गए, वहीं मन्नत अभी भी थोड़ी सी असमंजस में दिखाई दे रही थी, मानो अभी भी अपने आप से ही लड़ रही हो। मन्नत की दिल के कशमकश से अनजान सभी ने माता पार्वती और भोलेनाथ का दर्शन किया। मन्नत जो अब तक अपनी ही सोच में उलझी हुई थी, उसने भी अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, माँ, आप तो सब जानती है। मैंने बहुत पहले ही सब कुछ आपकी चरणों में सौंप दिया था। अपनी जिंदगी को मैंने पहले ही आपके हवाले कर दिया है माँ। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, पर मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मुझे कभी भी किसी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। विनती करती हूँ, हमेशा आप मेरा हाथ थामे रहिए और मुझे हमेशा ही सही रास्ता दिखाइए। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद उसने अपने दोनों हाथ माथे से लगा लिया। उसके बाद सभी कुछ देर और मंदिर में रुकने के बाद वापस अपने अपने घर लौट गए। आर्य जो अब तक अपने ऑफिस में ही कुछ काम कर रहा था, उसका फोन रिंग होने लगा। जैसे ही उसने कॉलर आईडी पर कॉल करने वाले का नाम देखा, तो उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही फोन के दूसरी ओर मौजूद इंसान ने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनते ही आर्य की पकड़ फोन पर और ज्यादा कस गई। गुस्से से उसकी हाथों और माथे की नसें उभरने लगी और उसकी सांसें फूलने लगी। गुस्से में ही आर्य ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन को जोर से सामने दीवार पर दे मारा और उसका फोन कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। एक तरफ मन्नत की शादी की तारीख पक्की हो गया और वहीं दूसरी तरफ आर्य को एक कॉल आया, जिसे रिसीव करते ही आर्य का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने जोर से अपने फोन को दीवार पे पटक दिया। वो कुछ देर के लिए अपने बालों को अपने ही मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए सिर को झुकाकर बैठा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसने खुद को शांत करते हुए खुद से ही कहा, नहीं आर्य, तू इस वक्त ऐसे हाइपर नहीं हो सकता। इस वक्त तुझे अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। तुझे ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जैसे खुद ही खुद से यह सब कहकर समझा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद और अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करने के बाद उसने स्ट्रिक्टली नवीन को 10 मिनट के अंदर उसके लिए एक नया फोन लाने का ऑर्डर दिया। आर्य की आवाज इतना शांत और खतरनाक लग रहा था कि नवीन बेचारा जो मन लगाकर अपना काम कर रहा था, एक पल के लिए तो वो भी सहम गया। उसने 2 पल के लिए अपने फोन को देखा और फिर आर्य के लिए फोन लेने ऐसे भागा जैसे अगर वो वक्त पर आर्य तक फोन नहीं पहुंचाया तो शायद वो जिंदा ही ना बचे। 10 मिनट पूरा होने से पहले ही नवीन ने आर्य को उसका नया फोन लाकर दे दिया।
आर्य ने भी बिना देर किए तुरंत ही अपना नया फोन एक्टिवेट किया और झटपट किसी को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग्स जाने के बाद ही फोन के दूसरे तरफ के इंसान ने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल के रिसीव होते ही आर्य ने इस बार अपनी सख्त आवाज में लगभग धमकी देते हुए किसी को कुछ करने का ऑर्डर दिया और फिर कॉल कट कर दिया। वो अब तक खुद को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाया था। अभी भी वो काफी बेचैन था। उसने अपने चेयर के बैक रेस्ट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया और खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहा, नहीं नहीं आर्य, शांत शांत। मन्नत को कोई तुझसे नहीं छीन सकता। वो तेरी है और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा तेरी ही रहेगी। तू बस शांत होकर ठंडे दिमाग से काम ले। कुछ देर तक खुद को यूं ही शांत करने के बाद उसने वापस से अपने काम पर ध्यान लगा लिया। क्योंकि यह शादी सिर्फ कोर्ट मैरिज के तौर पर फिलहाल होने वाली थी, तो शादी में मन्नत और देव के परिवार के अलावा सिर्फ अनिकेत और इशिका के परिवार को ही इनवाइट किया गया। लेकिन मन्नत इन लोगों के साथ साथ वृद्धाश्रम के दादा दादी, अनाथालय के बच्चे, प्रेमलता जी और करण को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहती थी। जब मन्नत ने यह बात अपने माता पिता से कहा तो उन लोगों ने भी अपनी बेटी के खुशियों के बारे में सोचकर उसकी बात मान ली। रात को डिनर के बाद मन्नत अपने कमरे की बालकनी में बैठी कुछ सोच रही थी। वो अपनी परेशानियों के चलते काफी दिनों से करण से और उसकी मां से भी नहीं मिली। अपने मम्मी पापा के हाँ कहने के बाद उसने मन ही मन खुद अगले दिन करण से मिलकर उसे इनवाइट करने का सोचा और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। मन्नत के कमरे में जाते ही वहां से थोड़ी दूर रास्ते पर रात के अंधेरे में मौजूद एक महंगी कार भी वहां से निकल गई। यह कोई और नहीं बल्कि आर्य ही था, जो कि अपने बेचैन दिल को थोड़ा सा सुकून देने के लिए मन्नत को देखने आया था। दरअसल उसे दिल ही दिल में ऐसा लगने लगा जैसे कि मन्नत धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही है। इसी के चलते उसका दिल बेचैन होने लगा और अपने बेचैन दिल को चैन पहुंचाने के लिए ही वो एक बार मन्नत को देखना चाहता था और इसीलिए वो इतनी रात गए मन्नत को देखने चला आया। आर्य को अच्छे से पता था कि मन्नत सोने से पहले कुछ देर तक अपनी बालकनी में लगी झूले पर बैठकर चांद को निहारती है और फिर जाकर सो जाती है। आर्य ने भी इसी बात का फायदा उठाया और मन्नत को देखने आ गया। फिर वो भी अपने घर को चला गया। लेकिन इतनी आसानी से नींद भला किसे आनी है। जहां एक तरफ मन्नत इस शादी को लेकर दिमागी तौर पर श्योर थी, वहीं उसका दिल अभी भी किसी कश्मकश में उलझा हुआ था। उधर दूसरी ओर आर्य की आंखों से भी नींद गायब थी, क्योंकि वो भी इस शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा है, मन्नत को खोने का डर उसके दिल और दिमाग पर हावी होता जा रहा है, जो उसे पागल कर रहा है। अगले दिन बीती रात मन्नत ने जैसा सोचा था उस हिसाब से उसने सुबह का नाश्ता किया और करण से मिलने अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में करण इस वक्त अपने केबिन में कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स पढ़ने में बिजी था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्योंकि करण फाइल्स पढ़ने में बिजी था, तो उसने फाइल्स पढ़ते हुए ही दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को अंदर आने की इजाजत दे दी। तभी कोई धीमी कदमों से केबिन के अंदर आ गई। करण ने कुछ देर तक सामने वाले का कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन जब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने फाइल से अपना सिर उठाकर सामने देखा, जहां एक प्यारी सी लड़की अपनी दोनों हाथ बांधे हुए मुस्कुराकर करण को ही देख रही थी। जैसे ही करण की नजरें उस लड़की पे पड़ी तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह अपनी चेयर से उठकर उसे लड़की के पास चला गया और उसे साइड से गले लगाते हुए कहा, अरे गुड़िया, तुम यहाँ। वह भी इस वक्त। करण अपने चेयर से उठते हुए गुड़िया यानी कि मन्नत के पास चला गया, जो कि अभी अभी उसके केबिन में आई है, और उसके साइड से गले लगा लिया। मन्नत भी मुस्कुराते हुए अपने करण भाई के गले लग गई। फिर करण मन्नत को लेकर अपने केबिन में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और कहा, तो बताओ गुड़िया रानी, कैसी हो तुम? आज इतने दिनों बाद अपने भाई की याद कैसे आ गई? करण की बात सुनकर मन्नत ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, कम से कम मुझे अपने भाई की याद तो आई, लेकिन आपको तो शायद यह भी याद नहीं है कि आपकी एक छोटी सी बहन भी है। अरे भाई, किसने कह दिया कि मुझे अपनी छोटी बहन याद नहीं है?
बल्कि मुझे तो यह अच्छे से याद है कि मेरी एक क्यूट सी और प्यारी सी गुड़िया है। करण ने मन्नत की बात खत्म होते ही झट से कहा और मुस्कुराने लगा। करण को यूं मुस्कुराते हैं हुए देखकर मन्नत की आंखें छोटी हो गई और उसने वैसे ही करण को घूरते हुए कहा, अच्छा आपको याद है? तो फिर जरा बताइए तो आप कब हमसे लास्ट मिले थे? अच्छा छोड़िए, कम से कम यह ही बता दीजिए कि आपने लास्ट कब हमें कॉल किया था। बोलिए, बताइए ना। आपको याद है? हाँ। मन्नत को ऐसे मुंह बिगाड़ते हुए बात करते देखकर करण को हंसी तो बहुत आई, लेकिन उसने किसी तरह से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। फिर उसने थोड़ा सा उदास होते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिया और कहा, सॉरी गुड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। गलती तो मुझसे हुई है और वह भी बहुत बड़ी। पर मैं भी क्या करूं, आजकल काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। ऊपर से कॉलेज का भी कुछ काम रहता ही है। वो है ना, तुम्हारा खड़ूस एचओडी जो मेरा खून पीने के लिए हमेशा ही तैयार बैठा रहता है। करण ने जानबूझकर आर्य की बात मन्नत के सामने कहा। दरअसल वो मन्नत के दिल में क्या है यह समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे भी मंदिर वाली इंसिडेंट के बाद मन्नत के लिए आर्य के दिल में पनप रहे जज्बात का कुछ तो अंदाजा हो ही गया था। लेकिन मन्नत ने करण की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कहा, खैर छोड़िए इन सब बातों को। आप तो मुझे यह बताए कि आंटी कैसी है अब? बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। मुझे उनसे मिलना है अभी। करण मन्नत की बात सुनकर समझ गया कि मन्नत उसकी बात को इग्नोर कर रही है। इसीलिए उसने भी अब इस बारे में और कुछ नहीं कहा और मन्नत की बात का जवाब देते हुए कहा, मॉम पहले जैसी ही है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाने भी ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने आई हो या कोई और बात भी है? करण की बात सुनकर मन्नत कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़कर करण की आंखों में देखते हुए कहा, भाई वह मेरी शादी तय हो गई। इतना कहकर मन्नत ने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया। वो करण के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। तभी उसके कानों में करण की आवाज आई। करण ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, लेकिन गुड़िया, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है और ऐसे में यह शादी का फैसला? मतलब क्यों? करण की बात पर मन्नत ने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता दिया और फिर करण का हाथ पकड़ के उसे बड़ी उम्मीद से देखते हुए कहा, इसलिए आज मैं यहाँ आपको मेरी शादी में इनवाइट करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी की इस नए सफर की शुरुआत में मुझे मेरे अपनों का प्यार और आशीर्वाद मिले। तो अब कहिए, आप आएंगे ना मेरी शादी में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए? करण के लिए एक तरफ तो यह खुशी की बात थी कि उसकी गुड़िया अब शादी करके अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने वाली है, लेकिन उसे कहीं न कहीं अपने दोस्त के लिए भी थोड़ा बुरा लग रहा था। हालांकि वो आर्य की फीलिंग्स को लेकर कंफर्म तो नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत शक तो था ही। करण ने मन्नत को जवाब दिए बिना उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसी से एक सवाल पूछा, क्या मेरी गुड़िया इस शादी से खुश है? करण के इस सवाल से मन्नत कुछ देर तक करण को देखती रही और फिर उसने अपनी नजरें झुकाकर हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। करण ने अब इसके आगे और कुछ कहना सही नहीं समझा और इस बात को यहीं खत्म करते हुए कहा, अगर मेरी गुड़िया की खुशी इसी में है तो मैं अपनी गुड़िया की खुशियों में जरूर शामिल होऊंगा। करण की बात पर मन्नत खुश हो गई। तभी करण के केबिन में लगे लैंडलाइन पर किसी का कॉल आया। करण मन्नत के पास से उठकर अपने डेस्क के पास गया और उसने वह कॉल रिसीव कर लिया। सामने से फोन पर कुछ कहा गया जिसे सुनकर करण ने बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया और मन्नत की ओर देखकर कहा, गुड़िया, तुम्हें मॉम से मिलना था ना? इस पर मन्नत ने आंखों में चमक लिए हाँ में अपना गर्दन 4-5 बार हिला दिया। मन्नत को यूं बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए देखकर करण ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, तो फिर चलो चलते हैं। इतना सुनते ही मन्नत भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और करण के साथ उस वीवीआईपी वार्ड की स्पेशल केबिन की ओर चल दिया जहां करण की मां को रखा गया था। करण और मन्नत जैसे ही केबिन में एंटर हुई तो उन दोनों को एक नई डॉक्टर मिसेस कपूर का इलाज करती हुई दिखी, जो कि लगभग 26-27 साल की एक लड़की है।
कुछ देर पहले करण को केबिन में फोन पर इसी डॉक्टर के बारे में बताया गया था जिसने मिसेस कपूर की न्यू डॉक्टर के तौर पर आज से ज्वाइन किया है। करण भी इस वक्त यहाँ यही देखने आया है कि यह डॉक्टर उसकी मॉम का किस तरह से इलाज कर रही है। अब तक करण और मन्नत दोनों ही केबिन के अंदर आ चुके थे। इस वक्त क्योंकि वो डॉक्टर मिसेस कपूर को देख रही थी तो उसका चेहरा उनकी ओर था और उसकी पीठ करण की ओर था। इस वजह से ना वो करण को देख सकी और ना ही करण उसका चेहरा देख पाया। लेकिन न जाने क्यों पर उस लड़की को पीछे से देखकर भी करण को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन करण की यह बेचैनी बस कुछ समय के लिए ही था। जैसे ही वह डॉक्टर अपने पीछे खड़ी नर्स से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी तो उसका चेहरा देखते ही करण ने एकदम धीमी आवाज में कहा, दृष्टि। उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। करण ने दृष्टि का नाम इतनी धीमी आवाज में कहा था कि वहां मौजूद किसी को भी यह सुनाई नहीं दिया। लेकिन मन्नत जो कि करण के एकदम साथ ही खड़ी थी, उसने यह सुन लिया। वो एक बार करण को तो एक बार उस डॉक्टर को ही देखने लगी जिसे देखकर अभी अभी करण ने दृष्टि कहा था।